Hello friends, I am Ajay Kumar Thakur and live from Suchna Bhavan Bokaro for Chemistry Class 12। जो हमारा लास्ट क्लास था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हमने उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसके बारे में आपको बताया था। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन वहां पे उस लास्ट क्लास में दिया था। अगर आपने वो स्किप किया होगा उस क्लास को, तो ये फेसबुक पे भी अवेलेबल है और उस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, जो जाके आप वहां पे लास्ट क्लास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देख सकते हैं। लेकिन जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो इसका बीबीटी थ्योरी, यानी शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, इसका ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या था? फर्स्ट ड्रॉबैक था, इट डजंट एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में ये एक्सप्लेनेशन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देता है। सेकंड था इसका कि डजंट एक्सप्लेन अबाउट द कलर। किस कॉम्प्लेक्स का, कौन सा इनऑर्गेनिक जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, तो किस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, उसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है। थर्ड ड्रॉबैक था रिगार्डिंग देयर स्टेबिलिटी, यानी वो स्टेबिलिटी को जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। और फोर्थ ड्रॉबैक था इसका कि वेदर ए लिगेंड्स आर वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी आपने देखा होगा कि जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे, तो ये बता के आपको आगे बढ़ रहे थे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आके पेयरिंग कर रहा है, लेकिन अगर वीक लिगेंड है तो इट डजंट पेयर। तो कब कोई लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड्स होगा या स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, दैट डजंट एक्सप्लेन बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देन इट कम्स, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया। और दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय वेथे एंड वान वेले, जिसमें ये थ्योरी जो है दैट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिज्म ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रा, जो इसका ये वैलेंस बॉन्ड का ड्रॉबैक्स था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इसको, मैग्नेटिज्म को, कलर को, ये एक्सप्लेनेशन जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से है। अब हम ये समझते हैं कि व्हाट इज, पहले जैसे क्वेश्चन आपको क्या आएगा कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। तो इन शॉर्ट अगर एक लाइन में इसको आप आराम से समझें तो आप ये बता सकते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, द अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी आप ये जान रहे हो कि जो मेटल आयन है, तो लिगेंड्स जो है दैट शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल आयन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट लिंकेज होते हैं। तो ये जो बॉन्ड जो है
मेटल और यानी इसके मिड में मेटल आयन और लिगेंड के मिड में जो अट्रैक्शन यानी फोर्स जो डेवलप कर रहा है, दैट वन आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी इसको आप अगर ये क्वेश्चन हुआ कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, the attraction between metal ion and ligands are purely electrostatic, purely electrostatic in transition complex, in transition complex। क्लियर है? तो इस बेसिस पे जो है ये पोस्टुलेट्स आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि ये मेटल आयन और लिगेंड के मिड में जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, दैट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस बेसिस पे जो है हम ये देखते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल है, उस ट्रांजिशन मेटल में जो स्प्लिटिंग होगा, splitting of d orbitals ये स्प्लिट कैसे करेगा? क्वेश्चन ये होगा कि राइट द स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड और इन टेट्राहेड्रल फील्ड। कोई एक हो सकता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस स्प्लिटिंग में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो d ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, यानी स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आप ये समझ रहे हो कि जैसे D में जो है ये 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, कौन सा 5? D का dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स है। ये 5 ऑर्बिटल्स जो कि डिजेनरेट स्टेट में। डिजेनरेट स्टेट का मतलब क्या होता? द स्टेट यानी वेदर इट गोइंग टू ब्रेक, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। यानी ये जो 5d ऑर्बिटल्स हमारे d के जो 5 पार्ट यहां पे हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, दैट वन हैव इक्वल एनर्जी। तो ये यहां से जैसे ही इसमें हम थोड़ा सा एनर्जी डालते हैं, इसका लेवल जो है वो थोड़ा अप हो जाता है। यानी ये 5 1 2 3 4 5, यानी एनर्जी जैसे आपने सप्लाई किया तो ये हाइपोथेटिकल स्टेट यानी इस स्टेट में आ गया है अब कि वो वहां पे ब्रेक करेगा। हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्प्लिटिंग, स्प्लिट कर रहा है यानी ब्रेक कर रहा है d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में फॉर 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही यहां पे आया, अब क्या है कि ये 2 पार्ट में यहां से स्प्लिट कर जा रहा है।
1 2 3 1 2। ये जो स्प्लिट किया इन टू पार्ट्स, इसको आप देखिए, ये 3 dxy dyz और dxz, ये टू पार्ट्स, यानी एक लोअर एनर्जी लेवल, ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है। और यहां ऐसा आप डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट करें, दैट इज बैरी सेंटर, ये बैरी सेंटर है। और जो लोअर एनर्जी लेवल है और हायर एनर्जी लेवल है, इसके मिड का जो डिस्टेंस होता है वो होता है डेल ओ। डेल ओ, डेल ओ का मतलब क्या हुआ? इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, यानी डेल ओ यह लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल के मिड का डिस्टेंस है डेल ओ, और इसको आप लिख सकते हो 10 dq। ये डिफरेंस यानी एनर्जी लेवल जो है लोअर टू हायर का हो गया, जिसमें ये हो गया आपका dxy, ये हो गया dyz, ये हो गया dxz, ये हो गया dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये हो गया dz स्क्वायर। आप ये देख रहे हो कि ये टू पार्ट में ये d ऑर्बिटल स्प्लिट किया, जिसमें ये 3 लोअर लेवल में आए। लोअर लेवल में कौन कौन आए? dxy आ गए, dyz और dxz हो गए, और हायर लेवल में चले गए dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस मैंने बताया, इसमें ये बैरी सेंटर और हायर एनर्जी लेवल, यहां से यहां का डिस्टेंस और इस एनर्जी बैरियर से लोअर एनर्जी बैरियर का डिस्टेंस, वो क्या होगा? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसमें खास करके आपको आईआईटी वगैरह में मेडिकल में जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो उसमें CFSE, जो कि आगे हम आपको बताएंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये टू पार्ट में, यानी जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये d ऑर्बिटल का, जिसमें प्लस 0.6 डेल ओ, यहां से यहां का जो एनर्जी डिफरेंस है वो प्लस 0.6 डेल ओ, और ये माइनस 0.4 डेल ओ, लोअर एनर्जी का डिफरेंस। तो ये डी, इसको डेल ओ और 10 dq कैसे हो गया? क्योंकि जो आप चेंज इन एनर्जी निकालते हो क्या होता है? E2 माइनस E1। तो E2 जो कि आपका फाइनल हायर स्टेट का होता है एनर्जी, और E1 क्या होता है? लोअर स्टेट का होता है एनर्जी। तो दिस माइनस दिस, यानी प्लस 0.6 माइनस 0.4 डेल ओ, ये माइनस माइनस प्लस, दैट इज क्या हो गया? डेल ओ, 1 डेल ओ, दैट इज डेल ओ। इसलिए आप देखो यहां पे मैंने ये डिस्टेंस लिखा है, इसको क्या लिखा? डेल ओ, यानी ऑक्टाहेड्रल, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल को, और ये डेल ओ 10 dq है। तो क्लियर हो गया कि ये डिस्टेंस कितना है? 0.6 डेल ओ, और ये डिस्टेंस है 0.4 डेल ओ। अब ये जो 3 स्प्लिट करके लोअर एनर्जी में आया है, दैट इज कॉल्ड T2G, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल में जो आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड EG।
अब आप सोच रहे होंगे कि T2Z का मतलब क्या हो गया या EG का मीनिंग क्या हो गया। तो T2Z मीन ट्रिपली डिजेनरेट, क्लियर है। T2Z यानी G फॉर जिराड होता है। तो 3 आप ये देख लो 3 ऑर्बिटल्स है, इसलिए यहां पे ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, और यहां पे 2 ऑर्बिटल है, दैट इज EG यानी डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। EG हो गया आपका डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, और T2G हो गया आपका ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, यानी जब हमारा ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, इस बेसिस पे ये हमारा इसका स्प्लिटिंग हम यहां पे दिखा रहे हैं। अब आप देखिए कि ये स्प्लिटिंग, चूंकि इसका स्प्लिटिंग हम टेट्राहेड्रल फील्ड में भी देखेंगे, तो एक ये कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी बार बार हम ये जो कह रहे हैं कि स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग, तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है क्या, वो शायद आप क्लियर हो गया हो, लेकिन आप चाहें तो इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि दैट इज द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या है, डेल ओ बिटवीन द, ये जो डेल ओ यानी एनर्जी गैप बिटवीन the two group, between the two group of d orbital is called crystal field splitting। ये 2 ग्रुप्स क्लियर हो गया, यही स्प्लिटिंग है, जो नॉर्मली अगर डेफिनेशन आपको आता तो आप ऐसे इसको मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो लिगेंड्स आएगा, जो मेटल आयन को कोऑर्डिनेट कर रहा है लिगेंड, यानी ये जो डेल्टा O होगा रिगार्डिंग लिगेंड्स, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ लिगेंड। लिगेंड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको हम अभी पूरा फिर इसको हम आगे देखेंगे, इसमें और ज्यादा जो है सो डिटेल में हमें जाना होगा, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन इससे आप जो है आप स्किप ना कर पाए। नेक्स्ट पार्ट हमारा, आज पहले हम ये देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लिगेंड। यानी लिगेंड का जो मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है, इसके बारे में हम देख लेते हैं, जिसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो कि इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड डिपेंड्स upon the following factor। किस किस फैक्टर पे जो है ये लिगेंड्स का मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करेगा, जिसमें
फर्स्ट हम लेते हैं दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड्स, जो ड्रॉबैक्स था ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, उसमें क्या था कि कब वो लिगेंड, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाएगा, कौन सा लिगेंड वीक लिगेंड कहलाएगा, कब वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम इसको ऐसे देखते हैं, क्योंकि वो जैसे हमने कहा था कि साइनाइड CN जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वहीं पे क्लोरीन या वाटर वीक लिगेंड है। तो वो मैग्नीट्यूड जो है इसके लिगेंड के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ लिगेंड में फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं दैट इज वीक फील्ड लिगेंड्स produce small splitting और सेकंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स प्रोड्यूस हाई स्प्लिटिंग। यानी नेचर ऑफ लिगेंड्स में दो पार्ट आ गया। पहले एक वीक फील्ड लिगेंड्स, जो स्प्लिटिंग अभी मैंने लास्ट वो फिगर में दिखाया कि इट स्प्लिट इन टू पार्ट्स, तो एक लोअर एनर्जी और एक हायर एनर्जी में गया। तो वो जो एनर्जी गैप है यानी जो डेल्टा O है, तो स्मॉल स्प्लिटिंग किस कंडीशन में होगा और हाई स्प्लिटिंग यानी मैक्सिमम स्प्लिटिंग जो होगा दैट इज, उसको आप ऐसे लार्ज कह सकते हैं। लार्ज स्प्लिटिंग किस कंडीशन में होगा। तो अब हम एक उसी स्प्लिटिंग के बेसिस पे ही देखते हैं। 4, 5 ये हम वीक लिगेंड्स के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1, 2, 3 ये हमारा क्या था, दैट इज बैरी सेंटर और ये डिस्टेंस क्या है, डेल O। अब लेट अस सपोज कर लेते हैं हम कि कोई D4 सिस्टम है। D4 यानी जो भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट में है, जैसे आप क्रोमियम के ही केस में ले लेते हैं कि अगर हमारा क्रोमियम 2+ है या आयरन का किसी का भी D4, यानी जब आप क्रोमियम 2+ तो याद होगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 है, तो 2+ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3d4। तो डायरेक्ट मैं ये मेंशन कर रहा हूं D4 सिस्टम यानी कोई भी आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिसमें अगर वीक फील्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले dxy में आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन dy में गया, तीसरा dxz में गया, यानी जो T2g ट्रिपली डिजेनरेट वाला ऑर्बिटल्स है। और चूंकि वीक फील्ड के कारण जो है, जो स्प्लिटिंग इसका जो है स्प्लिट जो कर रहा है, स्मॉल स्प्लिटिंग हम दिखा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो dx² - y² में चला गया। D4 के लिए यानी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप हुन्स रूल को फॉलो करते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, फिर आप इफ देयर इज अ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी पेयर्ड अप, वो तो नॉर्मल कांसेप्ट आप पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का जो है ना स्प्लिटिंग के लिए ये देख रहे हैं कि जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन, जो स्मॉल गैपिंग है एनर्जी गैप, एक एक इलेक्ट्रॉन आया तो पहला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यानी साइनाइड है, तो उस कंडीशन में देखिए कि क्या होगा। ये 5d जो हमारा है, दैट मीन
लार्ज स्प्लिटिंग। ये लार्ज स्प्लिटिंग क्यों हुआ? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए इसके चलते यहां पे आप इस गैप को देखें, ये एनर्जी गैप, ये ध्यान रहे कि ये जो एनर्जी गैप है ये डेल ओ ही है, दैट इज 10 dq ही है। लेकिन वीक फील्ड में स्प्लिटिंग जो हो गया वो स्मॉल स्प्लिटिंग हो गया, दैट इज वीक फील्ड लिगेंड, यानी इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे, स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यानी अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, दैट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप। यानी अगर वीक फील्ड लिगेंड है, क्लियर है कि स्प्लिटिंग स्मॉल होगा, स्मॉल स्प्लिटिंग होगा, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट कॉम्प्लेक्स विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा कि वो कॉम्प्लेक्स आपको दिए होंगे और ये होगा ऑप्शन में दिया होगा कि दिस कॉम्प्लेक्स इज आइदर इट्स अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आप कितने कॉम्प्लेक्स को आप रटेंगे कि वो कोई D4 है या D3 है, D5 है, D8 है, D9 है, तो these are हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, those are लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे आप वहां पे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन यानी D1, D2, D3, D4 जो भी आ गया, तो वो वीक फील्ड अगर लिगेंड्स है तो गैपिंग जो हो गया स्मॉल गैपिंग, और स्मॉल गैपिंग मीन यानी वीक फील्ड लिगेंड ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। सिमिलरली अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एनर्जी गैप जो है वो मैक्सिमम एनर्जी गैप है, तो यानी इसको आप लिख सकते हैं लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर ऐसे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं एक और कंसेप्ट आपको देता हूं जिसमें हमें लगता है कि आसानी से आप समझ पाएंगे कि ये हम बार बार ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किस बेसिस पे गए हैं। तो मैंने एग्जांपल कौन सा लिया था? D4 का लिया था इस एग्जांपल में। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, दूसरा यहां पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे, चौथा यहीं पे पेयर्ड हो गया। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बना? आप दोनों फिगर पे पॉइंट करिए कि यहां पे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज D4। चारों इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म में, आइदर इन T2g ऑर्बिटल और इन Eg ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बॉन्ड है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आया तो क्यों पेयरिंग हुआ? क्योंकि यहां एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा हुआ, और एनर्जी गैप ज्यादा हुआ इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पहले इसमें इंटर यानी dxy में ही इंटर कर गया। तो dxy में यानी नेक्स्ट और इलेक्ट्रॉन होता तो फिर क्या होता, इसमें पेयरिंग करता, नेक्स्ट आता फिर इसमें पेयरिंग करता। तो ये जो हमने कहा कि लो स्पिन क्यों बन गया? बिकॉज ऑफ ओनली, ये एक कंसेप्चुअली में आप माइंड में सेट करें कि इन दिस केस यहां पे ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि dyz और dxz में है, और यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कौन सा सिस्टम है, मैंने कहा ना कि D1 से लेके D10 तक ये हो सकता, तो वो लो स्पिन और हाई स्पिन में
क्योंकि इसी बेसिस पे स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो किस किस कंडीशन में वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। आपको क्या लगता है कि या तो D0 होगा, यानी स्टेबिलिटी, इसी में अगर हम स्टेबिलिटी को भी देख लें तो या तो D0 सिस्टम स्टेबल होगा, नहीं तो D5 ये स्टेबल होगा, नहीं तो फिर D10 सिस्टम जो भी होगा वो स्टेबल होगा। यानी क्या हुआ, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, D5 हाफ फिल्ड और D10 फुल फिल्ड। तो इस बेसिस पे आप ये देख रहे हो कि लिगेंड्स का जो नेचर रहा यहां पे, उस नेचर के कारण जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी वीक फील्ड लिगेंड में कब बना, या बना वीक फील्ड लिगेंड तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी लार्ज गैपिंग हुआ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये फर्स्ट फैक्टर है, दैट इज नेचर ऑफ द लिगेंड। होप्सो कि शायद ये क्लियर आपका हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बार बार इसको आपको मतलब ये करना, सिर्फ कंसेप्चुअल कंसेप्ट जो है इसका अगर वो आपका क्लियर हो जाए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से यहां पे बना सकते हो। सेकंड है दैट इज चार्ज ऑन द मेटल आयन, ऑन द मेटल आयन, यानी मेटल आयन पे जो चार्ज है दैट इज सेकेंड फैक्टर, जिसमें जो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, द मैग्नीट्यूड increases, the magnitude increases with the charge on the metal ion, मेटल आयन। जैसे देखिए कि अगर डेल ओ जो है वेनेडियम 2+ है अगर, और वेनेडियम 3+ है, दैट इज यूवी एक्सपेरिमेंटल ये ऑब्जर्वेशन है, तो दैट इज ये वैल्यू जो है 151 किलो जूल पर मोल, और V3 वेनेडियम 3+ जो है 226 किलो जूल पर मोल। देखिए चार्ज यहां पे क्या हुआ, 2+ था तो 151 किलो जूल पर मोल, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूं है डेल्टा का वैल्यू, और V3+ में 226, यानी इसके मैग्नीट्यूड जो डिपेंड करता है वो चार्ज ऑन द मेटल आयन, इस पे भी डिपेंड करता है। एंड थर्ड एक और फैक्टर है, दैट इज पोजीशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अभी जस्ट चूंकि हम ये मैग्नीट्यूड के बाद फिर आपको स्प्लिटिंग जो है वो हम टेट्राहेड्रल फील्ड में बताएंगे, ये अभी हमने सिर्फ ऑक्टाहेड्रल फील्ड का आपको बताया है, उसके बाद उसका जो फैक्टर है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम आपको टेट्राहेड्रल फील्ड और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स का कांसेप्ट है उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का पोजीशन है, द मैग्नीट्यूड of delta O increases down the group of transition metal। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, यानी जो थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज और फिफ्थ सीरीज है
जिसमें आप ये देख रहे हैं कि ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैग्नीट्यूड जो है उस ट्रांजिशन एलिमेंट का, जो पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ये जो हम यहाँ पे पॉइंट भी हमने लिखा है, दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स which affect the magnitude of the ligand। ये 3 मेन फैक्टर है जिसपे लिगेंड्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। अब हम लेते हैं इस बेसिस पे कि स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होगा। एक तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड हमने देखा, अब दूसरा हम देखते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग। आप ये दोनों कर लेंगे तो निश्चित रूप से इसका क्वेश्चन जो है जो भी सारा आपका बन जाएगा। टेट्राहेड्रल फील्ड में ये एनर्जी, मतलब इस तरह से इसको आप मेंशन कर सकते हैं। यही 5D यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट आप कह रहे हैं 4 5, ये 5D ऑर्बिटल, वही dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब जैसे ही फिर इसमें एनर्जी आप सप्लाई करते हैं तो लेवल जो है इसका वो इंक्रीज किया। ये 1 2 3 4 5 यहां आ गया। फिर क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो आपने देखा जस्ट उसका रिवर्स है इन टेट्राहेड्रल फील्ड। यानी उसमें 3 ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी लेवल में आए थे और 2 अपर एनर्जी लेवल में, यानी हायर एनर्जी लेवल में। यहां पे क्या होता है टेट्राहेड्रल में कि 2 ऑर्बिटल्स जो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर है वो लोअर एनर्जी, जस्ट रिवर्स, लोअर एनर्जी लेवल में, और 3 जो है वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। यानी 1 3 ये, यानी वो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर यहां आ गया, और ये dxy dyz और dxz जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। और फिर यहां पे ये क्या बना इसका वेरी सेंटर, और ये डिस्टेंस जो है इसका डिस्टेंस, तो वहां पे क्या था स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो डेल ओ लिखा था हमने। और यहां पे चूंकि टेट्राहेड्रल फील्ड में है तो आप इसको लिख सकते हो डेल टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल। यानी और जो ये गैपिंग था जस्ट रिवर्स, ये क्या हो जाएगा प्लस 0.4 डेल टी और ये माइनस 0.6 डेल टी, ये गैपिंग। एनर्जी गैपिंग जो बैरीसेंटर से हायर एनर्जी लेवल का टेट्राहेड्रल फील्ड में 0.4 जस्ट रिवर्स है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें। और इसका जो फिर जो वहां ऑक्टाहेड्रल में 0.6 था वो यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल और बैरीसेंटर के मिड का एनर्जी गैप हो गया, तो ये स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड एज इट इज ऑक्टाहेड्रल के रेफरेंस में हो गया। और ये वहां था T2G यानी ट्रिपली डिजेनरेट, तो 3 ऑर्बिटल लोअर में था, यहाँ पे 3 हायर में गया, तो यहाँ पे क्या होगा T2, यहाँ G नहीं होगा, G जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होगा, और टेट्राहेड्रल में ट्रिपली डिजेनरेट यानी T2 इसको लिखेंगे, और जो 2 dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz आया हुआ है इसको लिखेंगे हम लोग E, दैट इज डबली डिजेनरेट, और ये हो गया हमारा ट्रिपली डिजेनरेट। तो इस बेसिस पे आप ये
लोगों की जो स्प्लिटिंग है, अगर ऑक्टाहेड्रल आपके माइंड में सेट है तो ऑटोमेटिक टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो है आप आसानी से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमने अभी तक यहाँ पे दोनों फील्ड में, यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में भी और टेट्राहेड्रल फील्ड में हमने यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग बताया। अब आपको हम आगे ले चलते हैं कि जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है, जिसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो कलर को एक्सप्लेन करता है। तो ऐसे भी हमने ये जो डी एंड एफ ब्लॉक बता रहे थे आपको, या उससे उस टॉपिक में थोड़ा बहुत कलर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हमने बताया था वहां पे कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब भी होगा, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का आपको कलर के बारे में पूछता है, तो दो मैंने वहां पे पॉइंट बताए थे आपको। पहला था हमारा आइदर डी डी ट्रांजिशन, और दूसरा था हमारा चार्ज ट्रांसफर। यही दो रीजन है कि जिसके चलते कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर शो करता है। कॉपर सल्फेट ब्लू क्यों ब्लू कलर शो करता है? तो डीडी, अब आपको क्लियर हुआ होगा कि पहले अगर मैं डीडी ट्रांजिशन की बात करता था तो शायद बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे जो आपने स्प्लिटिंग देखा कि जो लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स का जो स्प्लिटिंग आपने देखा, यही स्प्लिटिंग है कि डीडी ट्रांजिशन, यानी ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन मीन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, इट एक्जिबिट कलर। That's why all salts of transition metal series are colored, except 12th group का। उसमें क्या है? जिंक, कैडमियम, मरकरी, Zn, Cd, Hg are colorless। इसका सॉल्ट, इसी पे ढेर सारे कलर के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके कि ये सब आपका कलरलेस होता है। क्यों होता है कलरलेस? शायद आप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स है डी में। जैसे जिंक के केस में क्या है, जिंक 2+ अगर हम लेते हैं तो Zn 2+ में क्या हो गया 3d10। अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर एनर्जी में अकोमोडेट किया और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर एनर्जी लेवल में अकोमोडेट कर गया। तो देयर इज नो स्पेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी स्टेट, कोई स्पेस ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ही नहीं। यूवी जो अल्ट्रावायलेट रीजन है वो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, तो फिर कलर शो करेगा नहीं। यानी वहां पे क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ Zn2+, Cd2+, Hg2+, यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी में, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। यही रीजन है कि ये सब सारे सॉल्ट कलरलेस होते हैं, और अदर सॉल्ट जो है यानी पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल जितना भी है ऑल आर कलर्ड, यानी D1 से लेके D9 तक आपका कलर्ड सॉल्ट होगा अगर कॉन्फ़िगरेशन सॉल्ट का ये है। लेकिन वहीं अगर D0 बन जा रहा है आपका या D10 हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो गया, क्योंकि D0 में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ट्रांसफर होने के लिए और D10 में स्पेस ही नहीं है, तो वो कलरलेस जो है यही शो करेगा। यानी अगर आप इसको ऐसे ग्राफिकली अगर आप देखें कि डेल्टा E यानी जो एनर्जी है आपका, एनर्जी जो ग्राफ पे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 ऑर्बिटल्स 1, इस कलर को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं T2G, और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो आप इस स्प्लिटिंग जो शॉर्ट में इसको हम यहाँ डिस्कस करें, ये T2G और ये Eg हो गया। अब यही गैपिंग जो है आपका क्या है, डेल E, ये गैपिंग ही आपका डेल्टा E है। अब अगर मान लीजिए H न्यू इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, E इज इक्वल टू H न्यू, ये फिजिक्स के टर्म में आप पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में E इज इक्वल टू hc/λ, वो आप आगे मतलब चूंकि यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, तो E इज इक्वल टू H न्यू, यानी ये जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं थ्रू अल्ट्रावायलेट रीजन से, तो ये स्प्लिटिंग जो आपको T2G और Eg में आया, तो
तो क्या हुआ, ये 3 स्प्लिट करके यहाँ और यहाँ पे ये 2 यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है, ये T2G और EG। तो अब मान लीजिए कि ये ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब आपने एनर्जी सप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में, और हायर एनर्जी स्टेट में यानी ये इलेक्ट्रॉन T2G से जंप करके आ गया EG में, तो हुआ ना डी ट्रांजिशन, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G to EG. It acquires the wavelength that impart the color, जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर गिव रीजन। अब क्योंकि ये स्प्लिटिंग अगर आपको आएगा तो इसी बेसिस पे जो है आप जो है ना वो CFSE जो मैंने पहले बताया कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन, ये होगा कि कैलकुलेट द CFSE फॉर कोई कॉम्प्लेक्स का आपको दे दिया, तो यही गैपिंग यानी जो वैल्यू था आइदर इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और जितना इलेक्ट्रॉन EG में होगा, या कॉन्फ़िगरेशन ही आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ गया कि T2G और EG के रेफरेंस में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि कॉपर के ही केस में अगर हम लिए होते तो फिर क्या होता कि कॉपर का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉपर 2 प्लस में D9 हो गया। तो अगर आप इसको लिखते तो क्या लिखते यहाँ पे T2G 6 और EG 3, इस बेसिस पे आप DD ट्रांजिशन बता देते। तो दिस इज द रीजन ऑफ कलर, whether all transition metal complex impart color, जिसमें दो मैंने बताया था, दो कंपाउंड पोटासियम परमैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट impart color, it is due to charge transfer। रेस्ट जितना भी है सब में DD ट्रांजिशन जो है। इन शॉर्ट अगर आप डिटेल में लिखना चाहें तब तो इस कंसेप्ट पे आपको लिखना होगा, अदरवाइज आप एक लाइन में अगर मेंशन करें तो ड्यू टू DD ट्रांजिशन दिस सॉल्ट इज कलर्ड। तो इस बेसिस पे जो है आपने ये देखा कि जो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल केस और स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल केस, और उस कलर जो है कलर, और फिर उसी पे आएगा स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी भी अगर आपको एक्सप्लेन करने होंगे तो वही स्टेबिलिटी में अगर कोई D5 सिस्टम है और D6 सिस्टम है तो उस स्प्लिटिंग के बेसिस पे D5 इज मोर स्टेबल देन D6, क्योंकि ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल, या D10 होगा तो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए, तो दैट इज फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो इस बेसिस पे आप स्टेबिलिटी जो है उसको भी यहाँ पे आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अब इसमें हम एक जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज, जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आया, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स उसको एक्सप्लेन करता है। तो दैट इज द arrangement of ligands in the ascending order of crystal field splitting, that is delta O is called spectrochemical series। यानी पहले वीक लिगेंड और फिर असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज किया हुआ से दैट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लास्ट में हुआ है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जैसे आपका साइनाइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, दीज आर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं I-
Br माइनस Cl माइनस, इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, जो कि ऑलरेडी इसका सीरीज है, जिसमें वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है EDTA NH3. So this is a concept of spectrochemical series. तो होप सो कि आपको आज ने हमने जो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन किया, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक्स को रिमूव किया है, जिसमें स्प्लिटिंग हमने आपको बताया, कलर का रीजन बताया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही जो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होगा उसके बारे में बताया, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम इसी बेसिस पे कि यॉन टेलर इफेक्ट जो है उसके बारे में आपसे हम बात करेंगे, और इस पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें कैसे हम CFSE कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे।